Hello to all. Recently, you have heard a shocking news coming from Bangladesh, where the country has collapsed and the Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, has fled the country. Another shocking news which is coming from far away, that is from Venezuela, where the same kind of situation is emerging. There, it's not Sheikh Hasina, but another authoritarian leader which has been in power from 10 more years. His name is Maduro. So in this session, we are going to discuss whether Venezuela is next in line to become Bangladesh. Because you know that 2024 election has been happening across so many countries, but a new trend is emerging in year 2024 that year after year, many countries are collapsing. So whether the question is that if Venezuela is going to suffer from the same fate which Bangladesh has seen. So is Venezuela the next country to fall? Why this thing is going to be discussed today? It is because आज के हिंदू एडिटोरियल में आप देख सकते हैं जहां पर वेनेजुला अंडर माड्यूरो करके एक एडिटोरियल छपा है जहां पे इट हैज बीन डिस्कस्ड अबाउट द अथॉरिटेरियनिज्म एंड इकोनॉमिक केओस. सेम चीज बांग्लादेश में भी देखने को मिला था जहां पर शेख हसीना के गवर्नमेंट को अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट घोषित किया गया था ऑपोजिशन और स्टूडेंट के द्वारा, और साथ ही साथ बांग्लादेश में भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था. सेम सिचुएशन वेनेजुला में भी है. एक तरफ माड्यूरो जो कि एक अथॉरिटेरियन लीडर है, ऑपोजिशन को लगभग खत्म कर चुका है, और दूसरी तरफ वेनेजुला अपने सबसे खराब इकोनॉमिक सिचुएशन से अभी गुजर रहा है. सो सेम सिचुएशन बांग्लादेश में आज वेनेजुला में देखने को मिल रहा है. इसीलिए बहुत पॉलिसी एनालिस्ट्स और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल स्कॉलर्स का यह कहना है कि बांग्लादेश वॉज जस्ट अ ट्रेलर. अभी बहुत सारे कंट्रीज इस तरीके से कोलैप्स करेंगे एंड द नेक्स्ट कंट्री which is going to suffer from the same situation is Venezuela. अगर वेनेजुला की बारे में बात करेंगे सो वी हैव टू डिस्कस वेयर इज वेनेजुला. सो वेनेजुला आप देख सकते हैं एक साउथ अमेरिकन कंट्री है. यहां पे आप देख सकते हैं वेनेजुला जो है वो एकदम एक्सट्रीम साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे है. इसके बगल में ब्राजील है, पैराग्वे है, ऊपर पनामा है, और इंटरेस्टिंगली वेनेजुला जो है वो अमेरिका के काफी बगल में है. इसलिए अमेरिका का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वेनेजुला के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में. और क्योंकि वेनेजुला जो है वो अमेरिका से पास में है, इसीलिए रशिया और चाइना भी वेनेजुला में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं. जिस तरीके से अमेरिका नाटो के थ्रू रशिया को काउंटर करता है, वैसी रशिया और चाइना अब रिसेंटली वेनेजुला में अपने पॉलिटिकल प्रेजेंस को बनाना चाहते हैं. बिकॉज इफ दे हैव पॉलिटिकल प्रेजेंस ओवर हियर, दे कैन ईजिली manage or they can easily provoke America in this particular area. अब अगर वेनेजुला के बारे में बात करना है सो वी कैन नॉट मिस निकोलस माड्यूरो. माड्यूरो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं जो 2013 से वेनेजुला में वन पार्टी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं. वेनेजुला में जो अभी माड्यूरो हैं, ये इसके पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे जो वेनेजुला के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं. वो है हुगो चावेज. और चावेज की जो आइडियोलॉजी थी वो था चाविज्मो, और चाविज्मो एक तरीके का सोशलिज्म प्रो आइडियोलॉजी था. और इसीलिए अमेरिका और यूरोप कभी भी हुगो चावेज को और अब जो उनके प्रेडिसेसर है निकोला माड्यूरो, उन दोनों को कभी पसंद नहीं करते हैं. इसलिए रशिया और चाइना हमेशा से वेनेजुला के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील रहा है. बिकॉज आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो माड्यूरो और चाइना और रशिया के जो लीडर्स हैं उनकी आइडियोलॉजिकल काफी ज्यादा मैच करती है. सो माड्यूरो हैज बीन इन पावर सिंस 2013 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रेडिसेसर हुगो चावेज. और चावेज एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे जो कि सोशलिज्म के आधार पर वेनेजुला को एस्टैब्लिश करना चाहते थे. सो ये देख सकते हैं आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर वेनेजुला के, हिज नेम इज निकोलस माड्यूरो. अब बेसिकली हुआ क्या है कि जुलाई के महीने में लास्ट मंथ इलेक्शन हुआ वेनेजुला में, और उस इलेक्शन में निकोलस माड्यूरो की पार्टी एक लैंडस्लाइड मेजॉरिटी से जीती है. अब उसके जीतने के बाद वहां के जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं और वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि दिस इलेक्शन वाज कंप्लीटली फ्रॉड. इस इलेक्शन की इंटीग्रिटी के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया है. आप रिलेट कर सकते हैं, सेम चीज बांग्लादेश में हुआ था जहां इस साल जनवरी में चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद में वहां के चुनाव के लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए गए थे. तो सेम चीज यहां को देखने को मिल रहा है कि निकोलस माड्यूरो जो इलेक्शन जुलाई के महीने में जीते हैं
तीसरे कंसेक्यूटिव बार बांग्लादेश में शेख हसीना चौथी बार जीती थी, ये तीसरी बार चुनाव जीते हैं और इनके जीतने के बाद कॉन्स्टेंटली वहां के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट पे खड़े हो गए हैं और अभी तक लगभग 11 लोग वहां पे मारे जा चुके हैं। और अगर अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस की बात करें तो ये नंबर 50-100 से ज्यादा भी हो सकता है। अब ये दो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वेनेजुला के। आप एक तरफ देख सकते हैं ये है मारिया कोरेना जो कि ऑपोजिशन पार्टी की हेड है और दूसरे तरफ जो सेकंड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जिन्होंने निकोलस माड्यूरो को चैलेंज किया है उनका नाम है गोंजालेस। तो ये जो दोनों हैं ये अब बगावत पे खड़े हो गए हैं और इनका डायरेक्टली कहना है कि माड्यूरो को पावर से हट जाना चाहिए बिकॉज दिस इलेक्शन वाज नॉट फ्री एंड फेयर। आप देख सकते हैं सेम सिचुएशन यहां पे बांग्लादेश जैसा बनते हुए नजर आ रहा है। हाउ आर वेनेजुएलंस रिएक्टिंग? तो वेनेजुएलंस जो है वो अगेन प्रोटेस्ट पे आ चुके हैं और उनका एक स्लोगन है लिबर्टी। जिस तरीके से बांग्लादेश में जो स्लोगन था 1 2 3 शेख हसीना इज अ डिक्टेटर, यहां पे भी था लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब यहां पे वेनेजुएला शुड बी फ्री फ्रॉम द डिक्टेटरशिप ऑफ निकोलस माड्यूरो। सो सेम चीज आप देख सकते हैं वेनेजुएला में भी यहां पे बन रहा है और नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट बढ़ रहा है। दिन पर दिन द कैजुअलिटीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड निकोलस माड्यूरो इज अंडर इंटेंस प्रेशर एज टू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस emerging crisis। अब अगर बात करें कि वर्ल्ड का क्या रिएक्शन है, तमाम कंट्रीज का क्या रिएक्शन है, ऑल्दो इंडिया का इस पर रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज का, अमेरिका का और यूरोप का, वो तो पहले से निकोलस माड्यूरो को नहीं पसंद करते थे बिकॉज माड्यूरो एक सोशलिस्ट कंट्री को फॉलो करते हैं और सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज का डायरेक्टली क्रिटिसिज्म आया है कि निकोलस माड्यूरो शुड स्टेप डाउन बिकॉज ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें माड्यूरो के जो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स हैं, be it China, Cuba, Iran and Russia, they have come in full support of Maduro and they have congratulated him for his विक्ट्री। तो वर्ल्ड पोलराइजेशन भी आप यहां पे देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेनेजुएला। अब वेनेजुएला में ये जो सिचुएशन है, आपको पता होगा कि सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन का जड़ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एरिस्टोटल ने कहा था कि रिवॉल्यूशन का जो सबसे एकमात्र इंपॉर्टेंट रीजन है वो है इनइक्वालिटी या अनइक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेस। तो कभी भी किसी कंट्री में जब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आता है, लोगों के पास एक बेसिक गुड ऑफ सर्विसेज नहीं मुहैया करवाया जाता है, तो लोग बगावत पे खड़े हो जाते हैं। सेम चीज बांग्लादेश में देखने को मिला, उसके पहले श्रीलंका में देखने को मिला। और वेनेजुएला में जो ये प्रोटेस्ट है, अगेन ये प्रेशर कुकर सिंड्रोम जैसा है, क्योंकि बहुत सालों से वेनेजुएला की इकोनॉमी खराब दिन पर दिन हो रही थी और लोगों में एक आक्रोश और लोगों में एक काफी ज्यादा रिटेलिएशन की भावना इमर्ज कर रही थी बिकॉज पीपल वर नॉट एबल टू हैव अ डिसेंट लाइफ वेयर दे कैन अफोर्ड टू बाय द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए वेनेजुएला में आप देख सकते हैं वंस द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन लैटिन अमेरिका, एक समय इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हुआ करती थी बिकॉज वेनेजुएला में आपको वर्ल्ड का वन ऑफ द सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है और वेनेजुएला खूब तेल बेच बेच के पैसा कमाता था। लेकिन माड्यूरो और हुगो चावेज के राज में यह देखने को मिला है कि वेनेजुएला में एक परसिस्टेंट कांस्टेंट डिक्लाइन आया है उसके इकोनॉमी में। द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस ब्रॉट अबाउट अ क्रैश इन द प्राइस ऑफ ऑयल। ऑयल का जो प्राइस था बिकॉज वेनेजुएला फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं करता है, वेनेजुएला काफी ज्यादा चाइना और रशिया के साथ मिलकर वोग एक्टिविटीज में, खराब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने वेनेजुएला के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगा दिया है। इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदते हैं बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ सैंक्शंस कमिंग फ्रॉम द वेस्ट। और इसी की वजह से वेनेजुएला का जो एक ऑयल सप्लाई था, ऑयल एक्सपोर्ट था, ये रिसेंटली अभी देखने को मिला है कि काफी ज्यादा घट गया है। इसके अलावा क्रोनिक करप्शन, बहुत ज्यादा करप्शन है और गवर्नमेंट का जो एक कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है, जो वहां के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से वेनेजुएला आज अपने सबसे खराब इकोनॉमिक सिचुएशन पे आ चुका है। क्रोनिक शॉर्टेज ऑफ वाइटल गुड्स एंड सोरिंग इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से लगभग मिलियंस लोग भाग चुके हैं वेनेजुएला में बिकॉज उनको लगता है कि वेनेजुएला की आने वाली स्थिति और खराब होगी आने वाले टाइम में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर मैं कुछ डेटा दिखलाऊं तो ये देख सकते हैं आप जीडीपी, अगर जीडीपी की बात करें तो 2010 तक
जब माड्यूरो नहीं आए थे उस समय तक देख रहे हैं आप, कॉन्स्टेंटली जीडीपी वाज इंक्रीजिंग, बट अंडर द माड्यूरो रिजीम द जीडीपी हैज बीन कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग। अगर दूसरे ग्राफ में बात करें तो इन्फ्लेशन अगर हम बात करें तो वो बढ़ चुका था 65,374%, और अभी इन्फ्लेशन लगभग 100% पे है। आप देखिए इंडिया में इन्फ्लेशन लगभग 5 से 6% के बीच में होता है तो हाहाकार मच जाता है, और उसी तरह वेनेजुला में आप इन्फ्लेशन देख सकते हैं लगभग 100% पे आ चुका है। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक वीडेम, जो स्वीडन इंस्टीट्यूट है जो निकालती है वीडेम इंडेक्स, उसमें आप देख सकते हैं लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कॉन्स्टेंटली वेनेजुला का डिक्लाइन आया है। मींस वेनेजुला में डेमोक्रेसी कांस्टेंट डिक्लाइन हुआ है, अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ा है, और दूसरी तरफ करप्शन इंडेक्स बढ़ा है। सेम चीज आप देखे थे शेख हसीना में, जहां पे अथॉरिटेरियनिज्म काफी ज्यादा बढ़ा था, जिसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा एंगर था। लेकिन शेख हसीना में एक चीज था कि इकोनॉमिक सक्सेस था बट डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग था। यहां पे तो इनफैक्ट दोनों चीज हुआ है, इकोनॉमिक फेलियर हुआ है और साथ साथ डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हुआ है। इसलिए वेनेजुला में और ज्यादा कोलैप्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ते हुए नजर आ रही है। और यहां आप देख सकते हैं पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, क्योंकि वेनेजुला आपको पता है, मैंने पहले बताया है कि वेनेजुला इज वन ऑफ द कंट्री विथ लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स, और वो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करके बहुत ज्यादा पैसा कमाता था। बट रिसेंटली आप देख सकते हैं जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें पेट्रोल का शेयर घटा है, और इसका रीजन है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा वेनेजुला के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है। जिस तरीके से ईरान में आप देख सकते हैं वेस्ट की सैंक्शंस की वजह से वहां से कोई तेल नहीं खरीद रहा है, लाइक इंडिया जो ईरान से बहुत ज्यादा तेल खरीदता था, बट अब इंडिया ईरान से 0% ऑयल खरीदता है बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस। और इसी की वजह से ईरान अगेन, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, आज वो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव स्टॉप्ड बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान। तो सेम चीज आप वेनेजुला में भी आप देख सकते हैं। अब ये इस चीज को पूरा एनालिसिस अगर किया जाए कि आखिरकार क्या हो रहा है, तो निकोलस माड्यूरो जो है उनको पता था कि इकोनॉमी की स्थिति काफी खराब है। उनको ये बात पहले से पता था, और उनको ये पता था कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा सैंक्शन लगा हुआ है। इसलिए इनको पता है कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस को मैं ठीक नहीं करूंगा तो लोग रिवोल्ट करेंगे। इसलिए निकोलस माड्यूरो जो है वो एक तरीके से वेस्टर्न सैंक्शंस को खत्म करना चाहते थे, और वेस्टर्न कंट्री सैंक्शंस तभी खत्म करते जब वेनेजुला फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता। तो माड्यूरो के पास यह डिलेमा था कि या तो मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाऊं, और उनको पता था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाऊंगा तो मेरी सत्ता जा सकती है, या दूसरे तरफ मैं अथॉरिटेरियनिज्म कंटिन्यू रखूं, कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाऊं। उनसे उनको पता था कि लोग में अगेन प्रेशर बढ़ रहा है, लोगों में गुस्सा आ रहा है, और लोग हो सकता है कि रिवोल्ट कर दे मास स्केल पे। तो माड्यूरो के पास यह डिलेमा था, सत्ता बचाऊं या तो मैं इकोनॉमी को ठीक करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाऊं। यह माड्यूरो के पास डिलेमा था। मिस्टर माड्यूरो फेस्ड अ डिलेमा हेडिंग इनटू द इलेक्शन। द वोट नीडेड टू बी फ्री एनफ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर होता तो वो कन्विंस करता यूनाइटेड स्टेट्स को, और यूनाइटेड स्टेट्स उसके बाद सैंक्शंस खत्म करता, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ वेनेजुला होता, जिससे इकोनॉमी ठीक होता और वेनेजुला की लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार रहती। तो ये पहला डिलेमा था। और दूसरी तरफ डिलेमा ये था कि अगर मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाऊंगा तो मेरी सत्ता ही चली जाएगी, तो फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का क्या फायदा। एट द एंड एवरी पॉलिटिकल लीडर इज सेल्फिश, एंड वन इंपॉर्टेंट गोल इन पॉलिटिक्स इज टू बी इन पावर, फॉरगेट अबाउट whatever other reasons and whatever other things you need. अगर बात करें दूसरी तरफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए माड्यूरो ने क्या किया, गोंजालेस को कहा कि ठीक है आप इलेक्शन लड़ सकते हो। ये एक तरीके से मैसेज देता यूएस को कि यस माड्यूरो इज अलाउइंग फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बट गोंजालेस को इन्होंने इलेक्शन लड़ने तो दिया, बट इलेक्शन में किसी तरीके का कैंपेनिंग, इनके पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे कैंपेनर्स और लीडर्स, इन सबको जेल डाल दिया। तो माड्यूरो के पास यही डिलेमा था। अब इस डिलेमा में ये फंसते आ रहे हैं, जिस तरीके से शेख हसीना के पास ये डिलेमा था कि रिजर्वेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे इन चीजों को मैनेज करे, और उस डिलेमा को वो रिजॉल्व नहीं कर पाई, जिसकी वजह से एक रिवोल्ट आया। सेम माड्यूरो के पास डिलेमा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन या इकोनॉमिक रिवाइवल। उन दोनों में वो नाकाम रहे हैं, और आने वाले समय में इसलिए वेनेजुला में अगेन एक प्रोटेस्ट आते हुए नजर आ रहा है। हर एक चीज को एनालाइज करने के साथ हमें यह देखना पड़ेगा कि हाउ इट इज रेलेवेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इट। अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर और इंडियन पॉलिसी मेकर्स को ऐसे तमाम इंसिडेंट्स जो बांग्लादेश में हुए, वेनेजुला में हुए, इनसे कुछ सीखना है, तो 4 प्रमुख चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। पहला है डेमोक्रेसी एंश्योर स्लो बट कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट ग्रोथ। आप देख सकते हैं बांग्लादेश या वेनेजुला, ये दोनों कंट्री जो एक्सपेक्टेडली फॉल करेंगे, या अभी श्रीलंका जो हुआ था, ऐसे तमाम कंट्री like Pakistan is also going to expected to collapse at any point of time। इन सारे कंट्रीज में एक प्रॉब्लम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस होता है, जिसकी वजह से ग्रोथ आपका स्लो होता है। बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए लॉन्ग टर्म में हमेशा से आगे बढ़ेगी। आपको पता होगा चाइना में एक सिग्निफिकेंट राइज हुआ है पिछले 20-30 साल में, बट क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, और डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है तो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, इसलिए चाइना जो है वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है। हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि कोई भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री लॉन्ग टर्म में कभी भी सक्सेसफुल नहीं रही है। आप देख सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका, इट हैज बीन द ग्लोबल सुपर पावर फॉर अक्रॉस 75 to 100 years, एंड दैट इज बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा पावर ट्रांजिशन होता है, एंड पावर ट्रांजिशन के साथ एक लीडर जाता है, दूसरे लीडर आते हैं, जिसकी वजह से फ्रेश आइडियाज आता है एंड सोसाइटी मूव्स ऑन। सेकंड थिंग इज ओपन सोसाइटी इज मस्ट। ओपन सोसाइटी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कल व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट बांग्लादेश, वहां पे भी हमने देखा था कि किस तरीके से ओपन सोसाइटी बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं रखोगे तो लोगों का गुस्सा बढ़ते रहता है, और जब आप लोगों को एक मौका नहीं दे रहे हो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने का, तो लोग का जो अपना एक एंगर है वो हल्का नहीं होता है, और वो जब धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है तो वो अचानक फूटता है, और फूट कर रिवॉल्यूशन आता है जिसको आप रोक नहीं सकते हो। इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड बी अलाउड, एंड पीपल शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर व्यू, देयर डिसेंट, देयर क्रिटिसिज्म एंड ऑल दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। थर्ड, क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीड्स टू बी रिस्टोर्ड। आपको पता होगा रिसेंटली 2024 के लोकसभा चुनाव में ऑपोजिशन पार्टी का एक कमबैक हुआ है, बट स्टिल रिसेंटली अभी देखने को मिला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भरोसा है लोगों के द्वारा वो कम हुआ है। बी इट द यूज ऑफ मनी इन द इंडियन पॉलिटिक्स, मसल पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स, आप देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर क्रेडिबिलिटी लोग ने उठाना शुरू किया है। अगर हम हिंदू के रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो ये देख सकते हैं आप, ट्रस्ट इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर 2024 के प्री पोल की बात करें तो 28% है केवल। तो केवल 28% लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। अगर यही चीज हम 2019 की बात करें तो 51% था। तो ये जो डिक्लाइन हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्रेडिबिलिटी के ऊपर, ये काफी शॉकिंग है। आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न किया सरकार ने, और अब इलेक्शन कमीशन के कमिटी में प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो एक तरीके से पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस में गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम होता है, देन पीपल विल आल्सो स्टार्ट to question on the legitimacy of elections, and when people will not think that election results are legitimate, then people will not vote, and when people will not vote, there will be sure backsliding of democracy। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बचाकर उसकी क्रेडिबिलिटी को रखना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ, एलिमिनेट द थ्रेट ऑफ डेमोग्राफिक नाइटमेयर। आपको पता है कि इंडिया में एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर यंग, हमारा मीडियन एवरेज एज है 28 साल। तो इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस यंग टैलेंट को यूज करके वी कैन बिकम द ग्लोबल वर्कफोर्स, जहां पर तमाम कंट्रीज ओल्ड एज पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बी इट जापान, बी इट यूरोप एंड मेनी अदर कंट्रीज। इंडिया के पास एक सबसे बड़ा एसेट है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो यंग पॉपुलेशन है। तो अगर इसको हम स्किल दे, एजुकेशन दे, देन वी कैन रीप द डिविडेंड आउट ऑफ इट, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन अगर इतने यंग वर्कफोर्स को हम जॉब नहीं दे पा रहे हैं, तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक नाइटमेयर में कब बन जाएगा ये कभी हम पता भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को जॉब के ऊपर काफी ज्यादा फोकस देना होगा, नहीं तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जो यंग वर्कफोर्स है वो सेम तरीके का प्रोटेस्ट करेगा, वो सेम तरीके का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करेगा, और जब एक बेरोजगार होता है तो उसको आप मैनिपुलेट बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हमें वेनेजुला और बांग्लादेश के इन 2 इंसिडेंट से सीखना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।